तो राज्यपाल पढ़े थे, आगे कवर करते उसको थोड़ा समझा था। चलिए देखिए PDF एक बार कुछ रिविजन करा रहा हूँ, पहले पैसे देख लो। क्या है आर्टिकल 153 में क्या है, हर राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अभी आर्टिकल्स पे ध्यान नहीं देना, जब याद कराना होगा तो बता दूंगा मैं। ठीक, आगे आर्टिकल 153 के तहत क्या, हर राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। और 7th अमेंडमेंट 1956 द्वारा क्या बोला गया कि एक राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल बनाया जा सकता है। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति का क्वालिफिकेशन देखे थे वैसे यहाँ पे भी क्वालिफिकेशन है। तो 157 क्वालिफिकेशन की बात करता है, योग्यता शर्तें शपथ 157 योग्यता, 158 शर्तें, 159 शपथ। राष्ट्रपति के केस में क्या योग्यता थी, भारत का नागरिक हो। राज्यपाल में भी भारत का नागरिक हो, वहां मिनिमम 35 साल, यहाँ मिनिमम 35 साल, और बस इसमें 2 ही योग्यता है। ठीक है, 2 ही योग्यता है। वहां जो केस था कि वो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखनी चाहिए, वैसा यहाँ पे नहीं है। और वहां पे जो था वो लाभ के पद पर नहीं हो, वो योग्यता में था, ये शर्तों में है। तो क्वालिफिकेशन सिर्फ 2 बात की है, किसका, भारत का नागरिक और मिनिमम 35 साल का हो। लाभ का पद वाला कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, लेकिन शर्त में है, क्वालिफिकेशन में नहीं है लेकिन शर्तों में है। फिर देखिए आगे 157 में इन 2 योग्यताओं का उल्लेख है। बोले किसी भी व्यक्ति को स्वयं के राज्य में राज्यपाल नहीं बनाया था, ये परंपरा है, ये इसको डिस्कस किए थे। नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, लेकिन खुद की मर्जी से करता है क्या, नहीं, मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर करता है। रणजीत सिंह सरकारिया किससे संबंधित था, राज्यपाल की नियुक्ति संबंधित था। उसमें क्या बोला गया, इंदिरा गांधी की सरकार में बनाया गया था, उसमें यह बोला गया कि राज्यपाल को नियुक्त करते समय मुख्यमंत्री से विचार विमर्श किया जाना चाहिए और उसको संवैधानिक प्रावधान बनाइए ताकि वो कंपल्सरी होना चाहिए। आगे चल के पूंजी आयोग, ये उटपटांग सुझाव जितने भी रहते सब पूंजी आयोग के। ठीक, आगे वो उन्होंने क्या बोला कि कॉलेजियम की स्थापना की जानी चाहिए। आगे चल के बोला कि महाभियोग प्रक्रिया अपनानी चाहिए इसको हटाने के लिए। फिर अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति के संदर्भ में वारंट जारी करता है, अधिपत्र जारी करता है, जिसे मुख्य सचिव पढ़कर सुनाते हैं। शपथ में क्या शपथ लेते हैं, संविधान की रक्षा और लोगों के कल्याण का। और 159 में योग्यता शर्तें शपथ का उल्लेख है। और ठीक जैसे राष्ट्रपति लेते हैं वैसे ये भी शपथ लेता है संविधान की रक्षा का। आगे चल के ये डिस्कस किए थे कि अगर अच्छा शपथ कौन दिलाता है, तो जैसे वहाँ सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, यहाँ हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। ठीक है, उसके बाद अगर किसी एक राज्य का राज्यपाल है उसको दूसरे का बना रहे हैं तो वहाँ फिर से शपथ लेगा। जैसे गुजरात पे आनंदीबेन को इधर बनाए थे तो फिर से यहाँ पे शपथ लेंगे। पहले उधर गुजरात के लोगों के कल्याण, फिर इधर के लोगों का कल्याण। ठीक है, फिर अगर 2 राज्यों को एक साथ संभाल रहा है तो उनका जो सैलरी है किस रेशियो में देगा, उस रेशियो में जो राष्ट्रपति बोले, लेकिन उनका सैलरी डिसाइड कौन करता है, संसद करता है। ठीक, अब शर्तों में क्या है कि किसी संसद अथवा विधान मंडल के सदस्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाए तो पद ग्रहण करने की तिथि से स्थान रिक्त माना जाएगा, शर्त है। ठीक है, मतलब जैसे ही आप कहीं विधायक हो, कहीं सांसद हो और राज्यपाल भी बन गए तो जिस दिन पद ग्रहण किए, ठीक है, पद ग्रहण किए तो उसी दिन से क्या आपका पद रिक्त माना जाएगा, सांसद या विधायक का। ठीक है, फिर अन्य कोई लाभ का पद नहीं ले सकता आप। ठीक है, और कोई दूसरा गवर्नमेंट जॉब नहीं। वेतन भत्ते का निर्धारण संसद द्वारा किया था, यहाँ पे देखे थे। और वे उनके पद पर रहते हुए हानिकारक परिवर्तन, मतलब नेगेटिव आपको चेंजेस नहीं ला सकते कि मतलब उनका सैलरी घटा दिए, बढ़ा सकते हो, घटा नहीं सकते। अब आगे देखिए कार्यकाल में बताया था 2 चीजें रहती है, या तो 5 साल और प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। जब दोनों दिया हो तो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट प्राथमिकता देना है, नहीं दिया तो 5 साल भी सही है। ठीक है, बाकी अगर दोनों दिए तो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट रहता है राष्ट्रपति के। ठीक है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। फिर एक बीपी सिंघल वाला केस था, उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सुन लीजिए, राजनीतिक विचारधारा के आधार पर नहीं हटा सकते बोले, मतलब एक पार्टी चेंज हो रही है फिर दूसरे को हटा दे रही है, ऐसा नहीं। पूंजी आयोग ने महाभियोग की प्रक्रिया को अपनाने का सुझाव दिया था। राज्यपाल के पावर देखे थे तो सबसे पहले कार्यकारी एग्जीक्यूटिव पावर देख रहे थे, जिसमें जैसे राष्ट्रपति अपने अधीनस्थ अधिकारियों के संयोग से काम करता था वैसे ये भी अपने अधीनस्थ अधिकारियों, यहाँ पे सेम है। ठीक है,
फिर अपने स्वयं की शक्तियों को छोड़कर मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करता है, वहाँ पे राष्ट्रपति भी करता है, ठीक ये भी करता है। लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल में क्या डिफरेंस कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के पूरे विचार को एक बार लौटा सकता है, ये नहीं लौटा सकता राज्यपाल। तो ये बेसिक डिफरेंस आपको याद करना है, ठीक। फिर जैसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता था, वैसे ही राज्यपाल भी मुख्यमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, ठीक, इतना क्लियर। और 164 में उल्लेखित है कि 4 राज्यों में, वो मैप के थ्रू बनाया था उल्टा एल करके, मध्य प्रदेश, फिर इधर आएगा छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, इधर उड़ीसा, ये चारों जगह क्या जनजातीय मंत्री की नियुक्त करेगा, जनजातीय मंत्री नियुक्त करेगा। और पहले इसमें क्या छत्तीसगढ़ झारखंड शब्द नहीं थे, पहले बिहार थे, बाद में छत्तीसगढ़ झारखंड शब्द हो गए, ये क्लियर। फिर सभी मंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं, नियुक्त वही करता है। सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति, वहाँ पे भी राष्ट्रपति जो लोकसभा में नियुक्त करता है, तो व्यक्तिगत रूप से लोग राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी रहते हैं, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति। यहाँ पे जैसे राज्यपाल एलोकेशन ऑफ द बिजनेस रूल बनाता था, ठीक वैसे ही राज्यपाल भी एलोकेशन ऑफ द बिजनेस रूल बनाता है। फिर आगे देखिए, जैसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से राज्य प्रतिष्ठान के बारे में जानकारी हासिल कर सकता है, ऐसे मुख्यमंत्री भी, राज्यपाल मुख्यमंत्री से भी कर सकता है, क्लियर। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट आ जाता है कि राज्यपाल किसी राज्य के यूनिवर्सिटीज का कुलाधिपति होता है, चांसलर होता है, और वो वाइस चांसलर की नियुक्ति करता है, ठीक है, वाइस चांसलर की नियुक्ति करता है, मतलब कुलपतियों की नियुक्ति करता है। ये बात करंट अफेयर पढ़ा रहा था तब भी बताया था, ठीक है। जैसे कुलपति देख रहे थे गुरु घासीदास चक्रवाल, ठीक है, तो वो सब क्या कुलपति देख रहे थे, कहीं भी कुलाधिपति की नियुक्ति नहीं देख रहे। क्यों? कुलाधिपति खुद मुकार दिया उनके व्यक्तिगत व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियाँ, मतलब ये लेजिस्लेचर से रिलेटेड जो भी बात है सब इसके सबक्यों में आता है। तो जैसे राष्ट्रपति शामिल होता है उसके अंग में किसके, संसद के, लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति संसद में बनता है, वैसे ही आपका विधानमंडल किससे बनता है, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, तो वो भी अंग माना जाता है। अब जैसे राष्ट्रपति के पास बिल पास होके आता है, ऐसे राज्यपाल के पास भी आता है, तो राज्यपाल के पास क्या पावर, वो भी स्वीकृति देने पर कानून बन जाता है, एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। ये विधेयक बोल रहा हूँ, पहले मंत्रिपरिषद के विचार को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता, विधेयक को भेज सकता है। राष्ट्रपति ना स्वीकृति देता है ना ही इनकार करता है। और एक एक्स्ट्रा पॉइंट, किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेज सकता है, और ये आर्टिकल 200 में है, आगे चल के ये इंपॉर्टेंट है वैसे, है ना, आर्टिकल 200। फिर 201 के तहत राष्ट्रपति उस पर क्या निर्णय लेता है वो देखे थे। अब राष्ट्रपति देखिए आगे 200 में ये स्पष्ट लिखे थे कि उच्च न्यायालय की शक्तियों में कमी ले आने वाले बिल अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजे जाते हैं, ठीक है, भेजे जाते हैं। फिर 201 में अब राष्ट्रपति क्या एक्शन लेगा उसकी उन बातों का उल्लेख है। तो अनुच्छेद 201 में इस प्रकार के विधेयकों पर राष्ट्रपति द्वारा किए जाने निर्णयों का उल्लेख है। राष्ट्रपति द्वारा विधेयक वापस भेजे जाने पर राज्यपाल उसे 6 महीने के अंदर विधानमंडल में रखवाते हैं। फिर पास होके गया तो अब राज्यपाल साइन नहीं करेगा, कौन, राष्ट्रपति की स्वीकृति, क्योंकि एक बार राष्ट्रपति को इंक्लूड कर लिया तब राष्ट्रपति साइन करेगा। जैसे राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है तो वैसे ही राज्यपाल भी अध्यादेश जारी कर सकता है। जैसे वहाँ 123 था, 90 जोड़ दो 213 आ जाता है, तो 213 के तहत राज्यपाल भी अध्यादेश जारी करता है, लेकिन उन्हीं विषयों पर जिन विषयों पर विधानमंडल कानून बना सकता है। और किन विषयों पर बनाता है, राज्य सूची के विषय पर, केंद्र की सूची पर विषय कानून बनाता है, संघ सूची के विषयों पर, तो अपने अपने दायरे में रह के अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ठीक। आगे लिखा भी हूँ 213 के अंतर्गत राज्यपाल उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है जिन विषयों पर राज्य विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार है। राज्यपाल विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है तथा उन्हें विधानसभा सदस्य बनने का शपथ दिलाता है, और प्रैक्टिकली फिर ये प्रोटेम स्पीकर बाकी लोगों को शपथ दिलाता है, ऐसा होता है जैसे लोकसभा में होता है, सेम उसी प्रकार की। राज्यपाल विधानमंडल के अधिवेशन बुलाता है, ठीक है, सत्रावसान करते हैं, और विधानसभा को भंग करते हैं। इसमें विधानमंडल नहीं, विधानसभा है, जैसे वहाँ पे लोकसभा था, संसद को भंग करता है, ऐसा नहीं, क्योंकि संसद में तो राज्यसभा भी शामिल है और परमानेंट हाउस है। अच्छा, विधानमंडल में विधानसभा विधान परिषद आता है, क्या विधानसभा को भंग किया जा सकता है? किया सकता है। लोकसभा को किया जा सकता है, विधान परिषद को, राज्यसभा को, विधान परिषद का उत्साधन किया जा सकता है क्या? किया जा सकता है। पढ़ रहे थे ना, यहाँ से जाता है
बिल पास हो गया 2/3 बहुमत से, फिर वहाँ सामान्य बहुमत से पास हो गया, तो विधान परिषद का उत्साधन किया जा सकता है। ठीक है, वैसे ही राज्यसभा का भी उत्साधन किया सकते हैं। तो राज्यसभा का उत्साधन नहीं किया जाता। ठीक है, विधान परिषद मतलब या तो हो सकता है किसी राज्य में, या नहीं हो सकता, उसको डिलीट किया जा सकता है, डिलीट मतलब हटाया जा सकता है, उत्साधन उसका शब्द उल्लेखित है। लेकिन राज्यसभा परमानेंट हाउस तो ये विधान परिषद भी बोला जाता है, लेकिन राज्यसभा का उत्साधन जैसा कोई नहीं है, उसको कभी खत्म नहीं कर सकता, किसी के पास पावर नहीं। ठीक है, आगे देखिए 175 के तहत राज्यपाल विधानमंडल से को संबोधित करता है तथा उन्हें विधानमंडल को संदेश भेजने का अधिकार है, और उनका जो स्पीच है वो मंत्रिमंडल तैयार करता है। जैसे उधर राष्ट्रपति का स्पीच तैयार किया जाता था, वैसे इधर भी। फिर जैसे राष्ट्रपति लोकसभा चुनाव के बाद पहले सत्र को और हर साल के पहले सत्र को मतलब बजट सत्र को संबोधित करता था, वैसे ही विधानसभा के केस में राज्यपाल विधानसभा के चुनाव के बाद पहले सत्र को और हर साल के पहले सत्र को मतलब बजट सत्र को राज्यपाल संबोधित करता है विधानसभा केस में। जैसे केंद्र स्तर पर जॉइंट सेशन का प्रावधान था, संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल 108 के तहत था ना, राष्ट्रपति बुलाता था, वैसे राज्यपाल के केस में नहीं है, मतलब विधानसभा के केस में कोई जॉइंट सेशन नहीं। ठीक है, अब देखिए आगे चल के विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता का उल्लेख करता है कौन सा आर्टिकल 191। इसमें कैसे अयोग्य हो जाएंगे? दिवालिया हो जाने पर, लाभ का पद लेने पर, मानसिक रूप से विकृत होने पर, ठीक है, भारत का नागरिक नहीं रहने पर, गवर्नर जी लिखा मतलब गवर्नर कर सकता है, राज्यपाल कर सकता है, और किसके परामर्श पर? तो चीफ इलेक्शन कमीशन मतलब इलेक्शन सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है। ठीक है, ईसी मतलब इलेक्शन कमीशन, तो गवर्नर कर सकता है, ना कि गवर्नर कर सकता है। देखिए लोकसभा अध्यक्ष भी वहाँ पे एक पॉइंट आएगा, लोकसभा स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष, तो ये इन सब मामलों में कौन करेगा, कौन सदस्यता समाप्त करेगा? गवर्नर करेगा। और किसकी सलाह से? इलेक्शन कमीशन। और इलेक्शन कमीशन मतलब आपका सेंट्रल इलेक्शन कमीशन क्यों बोला, स्टेट इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं? क्योंकि इनका जो चुनाव भी कराता है वो सेंट्रल कराता है। ठीक है, तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और जितने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ये सारे चुनाव कौन कराता है? भारत का निर्वाचन आयोग कराता है। और विधानसभा का भी चुनाव भारत का निर्वाचन आयोग कराता है। तो राज्य निर्वाचन आयोग क्या कराता है? तो पंचायती राज, नगरीय निकाय, ये सबका चुनाव कराता है। ठीक है, तो वो चुनाव करा रहा है, तो उसी के परामर्श पर इसकी सदस्यता समाप्त की जाती है। लेकिन आगे चल के बोला कि दल बदल के संदर्भ में राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं रहती। एंटी डिफेक्शन के केस में, फिर उस केस में किसकी भूमिका रहती है? लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका रहती है। ठीक है, और इनके अलावा जो 4 कैटेगरी है, कंडीशन है, उसमें गवर्नर की भूमिका रहती है। और ठीक वैसे ही राष्ट्रपति के पास भी रहती है, अगर नहीं पढ़ोगे तो ध्यान रख लेना। फिर आगे देखिए अनुच्छेद 333, मैं जब भाग 16 बता रहा था 330 से 42 तक पढ़े थे, तो 330 क्या था? लोकसभा में ST/SC, 331 लोकसभा में एंग्लो इंडियन, 332 विधानसभा में ST/SC, फिर 333 विधानसभा में एंग्लो इंडियन। तो विधानसभा में एंग्लो इंडियन वाला पॉइंट कौन सा बोलता है? 333 एक एंग्लो इंडियन को नियुक्त कर सकता है। लेकिन अभी ये अमेंडमेंट हुआ था 104 था, अमेंडमेंट पढ़े तो उसमें क्या 10 साल के लिए नहीं बढ़ाया, शायद 104 पढ़ते हैं, 10 साल के लिए नहीं बढ़ाया, सिर्फ ST/SC का जो आरक्षण उसी को बढ़ाया, और ये एंग्लो इंडियन के आरक्षण को नहीं बढ़ाया, तो अब ये प्रभाव में नहीं है। ठीक है, फिर जैसे वहाँ पे राष्ट्रपति राज्यसभा में मतलब उच्च सदन में 12 लोगों को नॉमिनेट करता था। ठीक है, 8 लिटरेचर साइंस के फील्ड से जो आते हैं या संबंध रखते हैं, उनको ये नियुक्त करता था। ठीक है, नॉमिनेट करता था कौन? राष्ट्रपति। ठीक वैसे ही राज्यपाल भी जो यहाँ का अपर हाउस रहता है विधान परिषद, उसमें नॉमिनेट करता है, लेकिन संख्या अलग है। वहाँ 12 था तो कंफ्यूज हो सकते हैं, यहाँ भी 12 या उसका आधा 6, ऐसा नहीं, या 1/12 ऐसा नहीं, 1/6 लोगों को नियुक्त करता है। और वो किन किन फील्ड से आते हैं? 8 लिटरेचर साइंस से तो आते ही हैं, साथ में 2 पॉइंट और जुड़ जाता है जो राष्ट्रपति वाले केस में नहीं है, सहकारी आंदोलन मतलब कोऑपरेटिव मूवमेंट, और समाज सेवा। इन सब फील्ड से जो जुड़े हैं, इनके जो विशेषज्ञ हैं, इनको राज्यपाल विधान परिषद में नॉमिनेट करता है। ठीक, फिर आगे फाइनेंशियल पावर, ये देखना था फाइनेंशियल पावर। इससे पहले बस 5 मिनट दे रहा हूँ, 5 मिनट पूरा रिवाइज करिए। विधान परिषद में 1/6 होता है और विधान सभा में 1 होता है।
प्रेसिडेंशियल पावर। देखिए पहला 198 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है और धन विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति के बाद ही विधानसभा में रखा जाता है। तो जैसे धन विधेयक पर वो वीटो यूज नहीं कर सकते, बताया था राष्ट्रपति के केस में क्यों पहले ही धन विधेयक पर स्वीकृति ले ली जाती राष्ट्रपति की, तो वैसे ही विधानसभा के केस में भी धन विधेयक को राज्यपाल की स्वीकृति मिल जाती है पहले से, उसके बाद ही उसमें रखा जाता है। ठीक, धन विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति के बाद ही विधानसभा में रखा जाता है। तो ये सब पैसे से रिलेटेड हो गए, तो सारे के सारे किसमें आ जाएंगे, वित्तीय शक्तियाँ में आ जाएंगे। ठीक है, ठीक, आगे देखिए 267 के तहत राज्यपाल के पास आकस्मिकता निधि होती है, कंटिजेंसी फंड। देखो एक 3 प्रकार के फंड आपको सुनने को मिलेंगे, होता है संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड, एक होता है आकस्मिकता निधि। ऊपर जस्ट लिखा हूँ गोला गोला करके, आर्टिकल 266 में संचित निधि की बात की जाती है, कंसोलिडेटेड फंड। ठीक है, 267 आकस्मिकता निधि, राज्यों की आकस्मिकता निधि, तो वो है कंटिजेंट फंड, मतलब कुछ इमरजेंसी वाला काम आ गया तब। और लोक निधि, पीएफ वगैरह जो पैसा रहता है वो लोक निधि में आता है। ठीक, तो यहाँ पर 267 हमको देखना है, इसमें बोल रहा है कि कंटिजेंसी फंड राज्यपाल के पास आकस्मिकता निधि होती है, जिसमें राज्यपाल की स्वीकृति के पश्चात ही खर्च किया जाता है। कुछ इमरजेंसी आ गया तो राज्यपाल यहाँ से पैसे बोल सकते कि निकाल। ठीक है, तो राज्यपाल की स्वीकृति के पश्चात ही धन खर्च किया जा सकता है, लेकिन ये अपने मन से खर्च नहीं कर सकता, मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। फिर 243I और 243Y याद रखिए, 243I 243Y। अब ये 243I 73वां अमेंडमेंट, 243Y 74th अमेंडमेंट। कैसे, मतलब एक पंचायती राज था, एक नगरीय निकाय था। तो इसके प्रावधानों के तहत राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन कर सकता है। ठीक है, स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन कर सकता है। और 243I में निर्धारित कार्यों के अलावा राज्यपाल इस वित्त आयोग को अन्य कार्य भी सौंप सकता है। स्टार मार्क डालो, ट्रिपल स्टार इसलिए देखो, जो केंद्र वित्त आयोग रहता है ना, उसको राष्ट्रपति तो गठन करता है उसका, लेकिन उसको और दूसरे काम नहीं सौंप सकता। वो फाइनेंस से रिलेटेड जो उनका काम रहता है, मूल कार्य रहता है, उन्हीं को ही वही काम देखते हैं लोग। लेकिन राज्यपाल चाहे तो उस वित्त आयोग को किसी अन्य काम भी सौंप सकता है। बस यही पॉइंट इसमें दिया हुआ है, अब कैसे टाइप का काम सौंपता नहीं मालूम। ठीक है, लेकिन इसमें ये बताओ कि 243I में निर्धारित कार्यों के अलावा राज्यपाल इस वित्त आयोग का गठन, इस वित्त आयोग को अन्य कार्य भी सौंप सकता है। तो ये बेसिक थोड़ा डिफरेंस हो जाता है राष्ट्रपति और राज्यपाल में, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं न्यायिक शक्तियाँ, जुडिशियल पावर क्या है। अब देखो राष्ट्रपति के केस में बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। ठीक, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात कर रहा हूँ, शपथ दिलाता है राष्ट्रपति, नियुक्ति भी करता है राष्ट्रपति। हाई कोर्ट के जजेस को शपथ दिलाता है कौन, राज्यपाल, नियुक्ति करता है कौन, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, यहाँ पे राज्यपाल नहीं था, नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के जजेस की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। शपथ दिलाने का काम राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों का हो जाता है, हाई कोर्ट के केस में राज्यपाल। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं कि हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति कर रहे हैं तो राज्यपाल से पूछा ही नहीं जा रहा है, उनका विचार विमर्श लिया जाता है, उनसे पूछा जाता है। ठीक है, तो वही लिखा हूँ, अनुच्छेद 217 के तहत हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति के समय राज्यपाल के साथ भी विचार विमर्श किया जाता है। नियुक्ति तो कर नहीं पाता हो, तो इससे क्या विचार विमर्श किया जाता है। ठीक है, वो बाजू में ऐसे याद करने के लिए लिख दिया था, उस नियुक्ति तो कर नहीं पाता तो दिल बहलाने के लिए उससे विचार विमर्श कर लेते हैं, पॉइंट याद रखने के लिए। ठीक है, अब नियुक्ति नहीं कर पा रहा है, ठीक है, दिल बहलाने के लिए उसको, उससे क्या विचार विमर्श कर लिया जाता है। ठीक है, फिर शपथ तो वही दिया जाता है, तो 219 के तहत हाईकोर्ट के सभी जजेस को राज्यपाल उनके द्वारा अधिकृत मतलब ऑथराइज्ड पर्सन द्वारा क्या दिया जाता है, शपथ दिया जाता है। ठीक, इतना क्लियर। अब हाई कोर्ट के जजेस को नियुक्त नहीं कर सकता। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जजेस को कौन नियुक्त करेगा, ये राज्यपाल करता है। ठीक है, हाई कोर्ट के जजेस के पास पावर नहीं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और उसके अलावा और जितने भी न्यायिक अधिकारी होते हैं, न्यायिक अधिकारी जो सेवा में जाते हैं ना, न्यायिक सेवा में, उनका भी एग्जाम होता है, लॉ से रिलेटेड कुछ एग्जाम होता है। ठीक,
तो वो सारे अधिकारियों को नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल। तो देखिए आगे 233 और 234 ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन बाद में इसको याद करने बोलूँगा, फिलहाल बस प्रावधान देखना। राज्यपाल हाईकोर्ट से विचार विमर्श कर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। किससे विचार विमर्श करके? हाईकोर्ट से। फिर आगे देखना, राज्यपाल हाईकोर्ट तथा राज्य लोक सेवा आयोग स्टेट पीएससी के साथ विचार विमर्श कर जिला न्यायाधीशों के अलावा अदर डिस्ट्रिक्ट जजेस मतलब अन्य न्यायिक अधिकारियों की भी अदर डिस्ट्रिक्ट जजेस लिखा हुआ है, अन्य न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति करता है। ठीक है, तो 233 में क्या बोल रहा है? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। किसके साथ विचार विमर्श करके? हाईकोर्ट। 234 में हाईकोर्ट के साथ तो विचार विमर्श करता ही है, साथ ही स्टेट पीएससी के साथ भी विचार विमर्श करता है। ठीक है, अदर न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति के लिए। ठीक है, इतना क्लियर। स्टेट से रिलेटेड एग्जाम स्टेट पीएससी कर्नाटक कराता है। अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्तियां प्राप्त है। जैसे राष्ट्रपति को प्राप्त थी क्षमादान की शक्तियां, ठीक वैसे ही राज्यपाल को बस भी प्राप्त है। बस एक डिफरेंस रहता है, जो राष्ट्रपति वहाँ किसी की फांसी की सजा को कंप्लीट माफ कर सकता था, राज्यपाल कंप्लीट माफ नहीं कर सकता। तो ऐसा नहीं कि क्षमादंड जो मृत्युदंड के संदर्भ में जो क्षमा है ना, जो फांसी की सजा है या फांसी की सजा के माध्यम से मृत्युदंड दिया जाता है, तो जो फांसी की सजा है उसके मामले में राष्ट्रपति उसको कंप्लीट माफ कर सकता है, राज्यपाल कंप्लीट माफ नहीं कर सकता। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि मृत्युदंड के संबंध में राज्यपाल के पास कोई पावर नहीं है, तो ये बात गलत है। पावर रहता है, कंप्लीट माफ बस नहीं कर सकता। मतलब फांसी की सजा हो गया, चलो घर जाओ, ये खाली कंप्लीट उसको माफ कर दिया, लेकिन उसकी प्रकृति को चेंज कर सकता है। फांसी को उम्र दंड बना सकता है, उम्र कैद की सजा, ठीक है, 5 साल 10 साल, तो ऐसे चेंज कर सकता है, कंप्लीट माफ नहीं कर सकता। ठीक है, कि बस घर जाने दे दिए, ऐसा नहीं। तो बस वही डिफरेंस है, बाकी क्षमादान की शक्तियाँ वही हैं जो राष्ट्रपति के पास। ठीक, तो ये सब न्यायालय का काम है, तो सब क्या न्यायिक शक्तियों में आता है, इनके जुडिशियल पावर में आता है। ठीक है, तो देखिए 161 के तहत किसी व्यक्ति को क्षमादान की शक्तियाँ सकते हैं, माफ कर सकता है, स्थगित कर सकता है, कम कर सकता है, अथवा उसकी प्रकृति भी बदल सकता है। राज्यपालों को भी मृत्युदंड के संबंध में शक्तियाँ प्राप्त होती है, लेकिन मृत्युदंड को पूर्णतः मतलब कंप्लीट माफ नहीं कर सकता। ठीक है, फिर आगे देखिए, संविधान के कई अनुच्छेदों के तहत राज्यपाल को स्वयं शक्तियाँ प्राप्त है। राज्यपाल को सीधे आर्टिकल्स के तहत कुछ डिस्क्रिशनरी पावर दिए गए हैं, उन पर चर्चा करते हैं। जैसे आर्टिकल 163 में स्वयं की शक्तियाँ मेंशन है। आर्टिकल 370 में जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान थे, अभी 370 पे चर्चा नहीं करते। 370 और कौन सा 35A डिलीट। आर्टिकल 370 छोड़ दीजिए। आर्टिकल 371 देखिए, महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा और गुजरात के कच्छ व सौराष्ट्र, ये थोड़ा सा सूखा प्रदेश रहता है। ठीक है, सूखा प्रदेश है उधर। महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा और गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र में विकास मंडलों, ठीक है, डेवलपमेंट बोर्ड्स की स्थापना राष्ट्रपति आदेश द्वारा कर सकता है। यह सभी कार्य राज्यपाल द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, वहाँ से उससे रिलेटेड मैटर सब देखते हैं। बस इसको पढ़ा था कि इससे रिलेटेड पावर किसके पास है? राज्यपाल के पास है। ये स्वयं की शक्ति है। अब यहाँ से 371 ABCDEFGH करके याद रखना है, बस ABCD याद रखना ना। जैसे नागालैंड कौन से आर्टिकल में, नागालैंड के से रिलेटेड स्पेशल पावर 371 में। ठीक है, तो 371A, जैसे एक नागा बाबा, ए से नागालैंड याद रखना। बेमौसम याद रखना, बेमौसम बरसात जैसे बोलते हैं, तो बेमौसम। बी से क्या है? असम। चिंतामणि बोलते हैं, चिंतामणि। तो सी में क्या है? चिंतामणि। डी आंध्र प्रदेश में, बीच में डी आता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश, तो डी से क्या है? आंध्र प्रदेश। ई इससे रिलेटेड नहीं है। आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना है। ई को स्किप करना, बट वो लाइन से लिख दिया था, ABCDE याद रह करके। एफ में क्या है? सिक्किम। ठीक है, अब इसको रिलेट नहीं करा पाऊंगा, आप कर लीजिए, मैं कराऊंगा गलत हो जाएगा। जी में मिजोरम। ठीक है, मजा आया जी, तो जी से मिजोरम। GH जैसे अरुणा होते हैं सर, हरुणा कर लेना, हरुणा। ठीक है, तो हरुणा। H में क्या है? अरुणाचल प्रदेश। IB का गोवा। ठीक है, I में क्या है? गोवा। तो ज्यादा नाटक मत कर। J से क्या है? ज्यादा नाटक मतलब कर्नाटक। ठीक है, बस K तक कुछ नहीं, J तक याद रहेगा। अब ये देखते हैं कि ABCDEFGH क्या है। सिक्किम को ज्यादातर सब सारे वर्ष किस उसे रिलेट करता, तो F से भी ऐसे कुछ रिलेट कर लिया था। ठीक है, 371A देखते हैं नागालैंड। इसके तहत नागालैंड में नागालैंड के राज्यपाल को
कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर स्थापित करने के विशेष दायित्व दिया गया है। तो वहाँ पे क्या एक प्रकार से इस राज्यपाल को स्पेशल पावर मिल जाता है जो बाकी अलग राज्य के राज्यपाल को नहीं मिलता। ठीक है, तो स्पेशल लॉ एंड ऑर्डर संबंधित दायित्व मिल जाते हैं। तो 378 नागालैंड के संदर्भ में, फिर 371 में असम के संदर्भ में, सी में चिंतामणि करके याद कहते हैं मणिपुर के संदर्भ में। ये सबसे रिलेटेड पावर्स हैं। स्पेशल पावर्स अलग से मिले हैं जो डिस्क्रिशनरी पावर है, राज्यपाल को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की शक्ति देते हैं बिना मंत्रिपरिषद की सलाह पे। ई बस अलग है, ABCDE उस क्रम में नहीं आता। आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना संबंधी प्रावधान है उसमें, उसको छोड़ देना। बाकी ABCDFGHIJ ये सब स्पेशल पावर दिए गए हैं, स्पेशल डिस्क्रिशनरी पावर मिले किसको, राज्यपाल को, उस राज्य के राज्यपाल को। अब ये देखिए आगे पॉइंट्स में बताया हूँ। FGHIJ लिखा हो ना, उसका मतलब है F371F। 371F में क्या था आपका, सिक्किम के संबंध में था पावर। तो ये लिखा हूँ देखो, 36th अमेंडमेंट 1975 द्वारा इस अनुच्छेद को जोड़ा गया था। इस अनुच्छेद को जोड़ा गया 2A, देखो उसको लिखा हूँ, शायद गलत लिख दूंगा। 35वें अमेंडमेंट द्वारा 2A जोड़ा गया था और 36th अमेंडमेंट द्वारा उसको हटाया गया और सिक्किम को अंदर मिलाया गया। ठीक है, तो F में जो सिक्किम वाला है वो कहाँ से आया था, 36th अमेंडमेंट। G में 53 अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया 1985। इसमें ये लेके थे कि मिजो संस्कृति में हस्तक्षेप करने वाले कानून मिजोरम में लागू नहीं होंगे। ठीक है, संसदीय कानून मिजोरम में लागू नहीं होंगे। ये 53 अमेंडमेंट में मिजोरम से रिलेटेड पॉइंट है। ठीक है, मिजोरम से। 55th में आपका अरुणाचल प्रदेश से संबंधित, 56 गोवा से संबंधित। ठीक है, और 98 लास्ट में है कर्नाटक से रिलेटेड। ठीक है, तो सिक्किम से रिलेटेड कौन सा अमेंडमेंट, 36। 53rd किससे, मिजोरम से। तो लाइन से याद रखना, पहले 36th अमेंडमेंट देखे, फिर 53rd, फिर 55, फिर लास्ट में एक 56 देख रहे, फिर 98, 36, 55, सॉरी 36, 53, 55, 56, 98। तो EFGH करके याद किया तो F से सिक्किम था, तो 36 वाला सिक्किम। जस्ट बाद 53 आता है, तो उधर F के बाद क्या आता है, G से मिजोरम था। ठीक है, तो मिजोरम क्या है उसका, उससे रिलेटेड कौन सा अमेंडमेंट है, 53rd। 55 में क्या है, मिजोरम के बाद H में क्या था, अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश। फिर 56 IB गोवा था 56। 98 लास्ट में J से क्या था, कर्नाटक। तो 98 अमेंडमेंट कर्नाटक से रिलेटेड है। ये आपका पूरा राज्यपाल खत्म। अभी 5 मिनट में रिवाइज कीजिए, जितना फाइनेंशियल पावर से रिवाइज कीजिए, फाइनेंशियल पावर।